So this is the topics that we are going to cover. सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे. किस किस टाइप की एवोल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे डिफरेंट हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से, बेसलाइंस क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, और उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टास्क के ऊपर बात करेंगे. सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इवॉल्व होता है. ऑब्वियसली डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट होते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट होते हैं. और अगर हम एजाइल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्मॉल इंक्रीमेंट्स के अंदर सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है, और हर इंक्रीमेंट जो है वो कुछ ना कुछ फीचर या फंक्शनैलिटी आपको जो है वो प्रोवाइड करती है. अभी जो डिफरेंट वर्जन प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिफरेंट टीम्स इसके ऊपर काम करती हैं, तो इवेंचुअली इन डिफरेंट वर्जन्स को प्रॉपरली मैनेज भी करना जो है वो ज़रूरी है. तो सॉफ्टवेयर की जो एवोल्यूशन है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ कांस्टेंट के एक कांस्टेंट चेंज का प्रोसेस है, जिसके अंदर इसने इवॉल्व होना है. तो अल्टीमेटली हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इन चेंजेस को जो है वो मैनेज कर सके. अब ये जो चेंजेस हैं, ये किन किन पर्सपेक्टिव में हमें नज़र आती हैं, या इनकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, तो हम 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन को या चेंजेस को, जिसमें एक करेक्टिव नेचर की चेंजेस हैं, एक अडेप्टिव नेचर की चेंजेस हैं, एक परफेक्टिव नेचर की चेंजेस हैं, और एक प्रिवेंटिव नेचर की चेंजेस हैं. अब अगर हम पहले बात करें करेक्टिव नेचर की चेंजेस के ऊपर, तो करेक्टिव चेंजेस हम उन चेंजेस को कहते हैं जो नॉर्मली डेली बेसिस के ऊपर जो भी बग्स सपोज नज़र आते हैं, इवॉल्व होते हैं, और उनकी फिक्सेशन, और ख़ास तौर पे जब रिविजन्स की बारी आती है, जब हम कहते हैं कि एग्जिस्टिंग फंक्शंस के अंदर कुछ बग आ गया है और इवेंचुअली उस बग को फिक्स करना है, तो करेक्टिव नेचर की जितनी भी चेंजेस हैं वो बग फिक्सेशन से मोर और लेस रिलेटेड है. उसके बाद अडेप्टिव नेचर की चेंजेस आ जाती हैं. सॉफ्टवेयर के अंदर हमें पता है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स की आपस में डिपेंडेंसीज जो है वो एग्जिस्ट करती है. हम ये नहीं कह सकते कि एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे से टोटली डिफरेंट है. किसी ना किसी हद तक कपलिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है. तो दैट मीन्स कि अगर आप एक मॉड्यूल के अंदर कोई चेंज लेकर आते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको दूसरे मॉड्यूल के अंदर भी नज़र आएगा. तो जब आप एक मॉड्यूल के अंदर चेंज लेकर आएँ और कपलिंग एग्जिस्ट करती हो, तो इसका मतलब है कि सम टाइम्स आपको दूसरे मॉड्यूल को भी मॉडिफाई या एडजस्ट करना पड़ सकता है. तो इस किस्म की जितनी भी चेंजेस आपके एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो अडेप्टिव नेचर की चेंजेस हैं. उसके बाद एक और कैटेगरी ऑफ चेंजेस हो सकती है जिसको हम कहते हैं परफेक्टिव चेंजेस. दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर के अंदर इवन दो हमारा फोकस इस कॉन्टेक्स्ट में तो होता है कि नए फीचर्स को ऐड किया जाए और करेक्टिव नेचर की चेंजेस की जाएं, लेकिन बहुत से फेजेस में हम इस चीज़ को देखते हैं कि नॉन फंक्शनल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जाए, सपोज पोर्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए. तो जितनी भी परफेक्टिव चेंजेस हैं वो मोस्टली रिलेटेड है कोड रिफैक्टोरिंग से, जहाँ पे आप कोड के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, जहाँ पे आप कोड को लीन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आप जो रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, ताकि अल्टीमेटली आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी सॉर्ट ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, मेंटेनेबिलिटी के एस्पेक्ट से वो इंप्रूव हो जाए. तो जितने भी नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उनसे अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो इम्प्रूव करना है, इन्हांस करना है, तो आप कह सकते हैं कि आप परफेक्टिव सॉर्ट ऑफ चेंजेस जो हैं वो कर रहे हैं. सर मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई. चल रही है रिकॉर्डिंग, ये बटन आ रहा सर है. वो ऊपर कुछ और लिखा हुआ था ना, रिकॉर्डिंग क्लियर. लिखा हुआ है मेरे पास विंडो में, ये आ रहा है रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड.
सर वो लिखा हुआ है स्टार्टेड है, वो ऊपर रेड आइकॉनिसिटी है वो ऊपर 16 मिनट्स हो गए। ठीक है सर, वो असल में साथ में वो प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था, तो मैंने कहा शायद कि ट्रांसक्रिप्शन का कोई और मतलब है। ट्रांसक्रिप्शंस नॉर्मली वो जो आपकी कमेंट्स की फील्ड है उस पे शायद वो टेक्स्ट की फॉर्म में चल रही होती है, लेकिन वो पता नहीं ऑटोमेटिकली शायद ऑन हुई है, मैंने की तो नहीं है वैसे, मे बी शायद इसके अंदर वो रिकॉर्डिंग के साथ हो जाती है। चलिए ठीक अच्छा, है। तो करेक्टिव चेंजेस हमने के ऊपर बात की, अडेप्टिव चेंजेस के ऊपर बात की, परफेक्टिव चेंजेस के ऊपर बात की। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप की या नेचर की चेंजेस हो सकती हैं उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव चेंजेस। और एट टाइम्स हमें पता है, जैसे हमने पीछे भी अभी लेक्चर देखा, कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोई डिग्रेडेशन आए, या डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम सिस्टम के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी को बिल्ड करते हैं। दैट मीन्स जिस हमने देखा था कि हम डिफरेंट टाइप की डेटा डाइवर्सिटी को ऐड करते हैं या वर्जन डाइवर्सिटी को ऐड करते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। तो जब भी हम ऐसी चेंजेस ऐड करें, फॉर एग्जांपल रिडंडेंट मॉड्यूल्स रख दिए, रिकवरी ब्लॉक्स ऐड कर दिए, एन वर्जन प्रोग्रामिंग ऐड कर दी, जो कि एक्चुअल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही टुवर्ड्स सम न्यू फंक्शनैलिटी, लेकिन वो चीज़ें आपने सिस्टम के अंदर ऐड की हैं या सिस्टम में आप चेंज लेकर आए हैं इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, या इस कॉन्टेक्स्ट से कि अल्टीमेटली आपका जो सिस्टम है वो फॉल्ट की प्रेजेंस में भी वर्क कर जाए। तो जब भी इस नेचर की चेंजेस आप अपने सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि इस किस्म की चेंजेस जो है वो प्रिवेंटिव चेंजेस की कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन। थ्रू आउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है, फेज है, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट करते हैं, और उसमें एसआरएस भी हैं, सपोज डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उसमें कोड्स भी हैं, टेस्ट केसेस भी हैं, डिफरेंट टाइप के मैनुअल्स भी हैं। ये सारे के सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनकी डिपेंडेंसीज एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करती है। जिस तरह रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हैं या कोड बनाते हैं, रिक्वायरमेंट या कोड की बेस के ऊपर हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्टैंड अलोन जो है ये इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी आपस में डिपेंडेंसीज है। तो ये तमाम के तमाम आर्टिफैक्ट्स, इनके वर्जन्स या करंट स्टेट्स कह लें उसको, और आपस में जो डिपेंडेंसीज हैं, दे कलेक्टिवली आर नोन एज द कॉन्फ़िगरेशंस। तो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस है, या इन शॉर्ट अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर सिस्टम की एवोल्यूशन को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है, दैट इज द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। स्टार्ट में हमने बात की कि चेंज जो है वो ऐसा फैक्टर है जो कि थ्रू आउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो दैट मीन्स जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसने कभी भी कांस्टेंट नहीं रहना, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर एवोल्यूशन चलती रहनी है। चाहे वो एवोल्यूशन नए फीचर्स के एडिशन की फॉर्म में हो, चाहे वो एवोल्यूशन रिविजन्स की फॉर्म में हो, चाहे वो एवोल्यूशन जो है वो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट के अंदर चेंजेस की फॉर्म में हो। तो जब भी कोई चेंज आप सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आते हैं और अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो देर आर चांसेस के जो अनमैनेज या अनकंट्रोल्ड चेंजेस हैं वो सम सॉर्ट ऑफ chaos क्रिएट करें। सो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं या फॉलो करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं, आप डिफरेंट वर्जन्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको कंट्रोल भी करते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप तो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करके बेटर वे के अंदर आप अपने डिफरेंट वर्जन्स को या चेंज को मैनेज करते हैं।
तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस होती है, इम्प्रूव होती है, और मिस्टेक्स जो हैं वो मिनिमाइज होती हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, और अम्ब्रेला एक्टिविटी हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जो कि थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्लाई की जाती है। और अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लेवल की, तो CMMI का जो सेकंड लेवल है वहाँ पे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम की, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो है वो 3 कैटेगरीज के हो सकते हैं। उनमें कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकते हैं जो कि ईदर सोर्स कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड हैं। सोर्स कोड आपके हाई लेवल किसी भी लैंग्वेज के कोड हैं, और एग्जीक्यूटेबल कोड आपके मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड हो सकते हैं जिसके लिए आपको कोई कंपाइलर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत पड़ती है। तो सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमंस और एग्जीक्यूटेबल कोड को अंडरस्टैंड करती है मशीन्स। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स फिर टेक्निकल नेचर के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स फिर यूज़र ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, ये सारे के सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ज़्यादा लोग जिनमें इन्वॉल्व होते हैं। यूज़र मैनुअल, यूज़र हेल्प, इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो यूज़र की सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आइटम कैन बी डेटा, और डेटा इंटरनल भी हो सकता है, डेटा एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल डेटा जो है वो ऐसा डेटा है जो आप कोई हार्ड कोड कर दें, फीड कर दें उस टाइम के ऊपर जब आप सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। और एक्सटर्नल डेटा रियल टाइम के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनपुट के तौर पे लेती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ऐसा सिस्टम देख लें जिसमें फॉर एग्जांपल नादरा में आप जाते हैं, और नादरा में कुछ रिकॉर्ड आपका ऐसा जो कि ऑलरेडी हार्ड कोडेड है, पहले से डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, फीड हुआ हुआ है। और आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं या डिफरेंट अदर जगहों पे जाते हैं, और वहाँ पे आप अपना थंब एंटर करते हैं, तो लाइव उस टाइम के ऊपर जब आप थंब एंटर कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग जो कि आपका एक्सटर्नल डाटा जो सिस्टम ले रही है, और उसको फिर वो मैच करे इंटरनल डेटा से, या उसको इन फ्यूचर में इंटरनल डेटा बना लिया जाए, मतलब वो डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आपका डेटा भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली जितना भी आपका जो है ये कॉन्टेक्स्ट है, या जितना भी कंटेंट है जो कि आप क्रिएट करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स की फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो डेटा की फॉर्म में हो, इनको कलेक्टिवली हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के नेम्स इसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब जो चेंजेस आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, तो उस चेंज के प्रोसेस के अंदर बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ टीम मेंबर, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आप उसको देखते हैं। तो उसमें पहली चीज़ है चेंज को आइडेंटिफाई करना। मतलब आपको ये बताओ कि वाकई अब देयर इज सम चेंज। तो चेंज की आइडेंटिफिकेशन किन किन केसेस में पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, जब आपका कोई प्रोसेस चेंज होता है, आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, पेरोल सिस्टम है, आपका यूनिवर्सिटी का CMS सिस्टम है, और किसी पर्टिकुलर ईयर पे आपकी जो आप कह लें यूनिवर्सिटी है, वो कोई डिफरेंट रूल्स या नए रूल्स क्रिएट करती है नए बैच के लिए। तो दैट मीन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन द प्रोसेस, जिसके हिसाब से आपने अपने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर चेंजेस लेकर आनी है। या पेरोल सिस्टम के केस में आपके कुछ रूल्स चेंज होते हैं, कोई नए रूल्स इम्पोज किए जाते हैं टैक्सेशन के, या सर्टन GP फंड के, या डिफरेंट टाइप के अदर चीज़ों के, और उसके हिसाब से आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज लेकर आना पड़ता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंज, सपोज आप एक स्पेसिफिक टाइप की
टेक्नोलॉजी के ऊपर एक टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। आपका बिजनेस है और आप उस बिजनेस की जो वेब प्रेजेंस है वो वेबसाइट की फॉर्म में रखते हैं एक टाइम के ऊपर। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मोबाइल एप्लीकेशंस का दौर आता है, तो हर कोई चाहता है कि मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी एग्जिस्ट करें। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट आ रहा है, वैसे वैसे आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ती हैं और वैसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज से आपके सॉफ्टवेयर में भी चेंज आ सकता है। इंक्लूजन ऑफ GUI इन योर सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है विदाउट एनी GUI। ऐसे जैसे एक अटेंडेंस सिस्टम है ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम को चाहे वो फेस बेस ऑथेंटिकेशन के बेस पे ऑपरेट होता है या चाहे वो थंब बेस के ऊपर ऑपरेट होता है, और आपको कोई जो है वो डिस्प्ले की फॉर्म अवेलेबल नहीं है, GUI की फॉर्म अवेलेबल नहीं है आपकी एप्लीकेशन की, ऑटोमेटिकली आपका फेस कैप्चर करता है कैमरा और बैक एंड पे आपको रिकग्नाइज करके आपकी अटेंडेंस लग जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, और सपोज उस सिस्टम में एक LED भी लगा दी जाती है, और जैसे ही आपका फेस डिटेक्ट होता है बैक एंड पे वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे आ जाती है कि पर्सन ABC इज डिटेक्टेड, और उसकी अटेंडेंस जो है वो सपोज कास्ट कर दी गई है इस क्लास के लिए इस टाइम पे। सो दिस कैन बी थर्ड सिनेरियो। उसके बाद प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी है, और इसकी सिंपल एप्लीकेशन एग्जांपल हो सकती है कि आप जो है वो कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं एंड्रॉयड के लिए, कोई प्रोडक्ट ही है बेसिकली, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फील होता है कि iOS की भी एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको आपको अवेल करना चाहिए या उस कस्टमर बेस को। तो उसके लिए फिर आप शिफ्ट करते हैं, कोई यूनिफाइड ऐप पे जाते हैं या iOS के लिए सेपरेट एक ऐप प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट कंपैटिबल फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स। कंट्रोल चेंज द सॉफ्टवेयर टू द एक्सटेंट इट इज एसेंशियल। चेंज हमेशा उतना ही लाना चाहिए जितना नेसेसरी हो। फॉर एग्जांपल आप एट टाइम्स कस्टमर को प्लीज़ करने के लिए कुछ एडिशनल काम अगर करते हैं तो वो बैकफायर भी कर सकता है। और दूसरी बात कि सॉफ्टवेयर में जब भी चेंज आता है तो मैक्सिमम टाइम उस चेंज के इफेक्ट जो हैं वो अदर मॉड्यूल्स के ऊपर भी आते हैं। तो जितना चेंज मिनिमाइज होगा उतना सॉफ्टवेयर को मैनेज करना जो है वो इजी होगा। तो वी कैन यू कैन से एफर्ट हम कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जितनी रिक्वायरमेंट है चेंज की उस हद तक ही चेंज किया जाए, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना लेकर आई जाए। Ensure that the change is being properly implemented. How we can ensure? Obviously we can evaluate our application. तो evaluation के लिए आपको obviously testing के mechanism को follow करना। And then report changes. रिपोर्ट कैसे करेंगे? कोई ना कोई रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू आप इन्फॉर्म करेंगे तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि सपोज अब कोई चेंज आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आ गया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर सपोर्ट वर्सेस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सपोर्ट एक्टिविटीज़ यूजुअली हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो उस वक्त स्टार्ट होती हैं जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेन करना है अपने कस्टमर को जो आपकी एप्लीकेशन जिसने बनवाई है, कस्टमाइज एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, तो वो आपको ट्रेन करते हैं ताकि वो उस एप्लीकेशन को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकें। इंस्टॉलेशन में कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके जो भी यूज़र्स हैं उनको कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं, पोटेंशियल क्वेरीज हैं उनकी यूजेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जिसके लिए आप सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि डिप्लॉयमेंट के बाद स्टार्ट होती हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट एक्टिविटीज़। जबकि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन में
वो तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो उस वक्त स्टार्ट होती हैं जब आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, और उस वक्त ख़त्म होती हैं जब आपका सॉफ्टवेयर आउट ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं चेंज को मैनेज करने की, वर्जन को मैनेज करने की, तो वो तो ऑब्वियसली आपकी प्लानिंग में भी है, आपकी रिक्वायरमेंट्स में भी है, आपके डिज़ाइन में भी है, कोड में, टेस्ट में, हर चीज़ में है। तो इसका मतलब है कि वो थ्रू आउट आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें वो एक्टिविटीज जो है वो चलती रहेंगी। नेक्स्ट वन इज बेस लाइन। बेस लाइन, मेन लाइन, अ काइंड ऑफ फाउंडेशन, किसी भी ऐसे आर्टिफैक्ट को हम कहते हैं जो कि एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू का जो भी प्रोसेस है उससे पास होके फाइनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बन जाता है। और आप कह लें कि क्या नाम है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो डिक्लेयर हो जाता है कि ये अब एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट बन सकता है। अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब इसकी बेस के ऊपर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो इसलिए उसका नाम एक बेस लाइन के तौर पर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर आपने जो भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट बनाया, उसका रिव्यू किया, इंस्पेक्शन किया, हर लिहाज से उसको एवेलुएट किया, और एवेलुएट करने के बाद आपने डिसाइड कर दिया कि दिस इज़ नाउ द फाइनलाइज्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसकी बेस पे अब हम डिज़ाइन बना लेंगे, इसको टेस्ट केसेस लिख लेंगे या फर्दर उसको काम शुरू कर देंगे। तो ये अब डॉक्यूमेंट है किसके लिए? अगली स्टेज के लिए, चाहे वो डिज़ाइन का फेज़ है, चाहे वो टेस्ट केसेस कंस्ट्रक्शन का फेज़ है, एंड सो ऑन। सॉफ्टवेयर कि डोमेन के अंदर जो बेस लाइन का यूजेज है या बेस लाइन को कैसे बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, कब डिसाइड करते हैं कि नाउ इट इज़ अ बेस लाइन। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो रेपोजिटरी है जो यहाँ पे राइट साइड के अंदर नज़र आ रही है फिगर में, दिस इज़ द रेपोजिटरी जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स पड़े हुए हैं। सपोज किसी भी टाइम के ऊपर हमने ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम किसी एक को चेकआउट किया, और यहाँ पे हमारी जो भी लोकल वर्क स्पेस है किसी एम्प्लॉय की उसके अंदर लेकर आया, और इस प्रोसेस में हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को फॉलो करना। अभी जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के कंट्रोल्स हैं, इसमें एक्सेस कंट्रोल भी आते हैं, इसमें सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल भी आते हैं। एक्सेस कंट्रोल मींस कि आपको इस चीज़ की ऑथराइजेशन है कि आप एलिजिबल हैं इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के। और सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल इज़ मोर और लेस रिलेटेड विद फाइल लॉकिंग, दैट मीन्स कि पैरेलल में मॉडिफिकेशंस ना कर सकें लोग। तो सपोज़ आपने उन कंट्रोल्स को फॉलो किया, करने के बाद अपनी लोकल वर्क स्पेस में लेकर आए, और फिर उन कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के ऊपर काम शुरू किया। अब उन कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के ऊपर काम शुरू किया, और जो भी डिफरेंट टाइप के आप कह लें प्रोसेसेस को अप्लाई किया, उसके बाद जो भी नया सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम बना उसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद सपोज अब वो अप्रूव हो गया कि दिस इज़ द फाइनलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन आइटम। नाउ दिस इज़ द बेसलाइन वर्जन जिसको आपने उठा के रख दिया वापस रिपोजिटरी के अंदर। अब इस बेसलाइन डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंज आएगी तो वो अगेन जो भी फॉर्मल चेंज का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही आएगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से प्रोसेस जो कि आप अडॉप्ट करते हैं कि नॉर्मल समटाइम्स आप चेंज लेकर आते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जब तक वो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के प्रोसेस से गुजर के नहीं आती तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को बेस लाइन कंसिडर नहीं कर सकते। जिस तरह अक्सर डेली बेसिस के ऊपर कुछ चेंजेस आती हैं, और उन डेली बेसिस की जो चेंजेस हैं उनको जो है वो फेल होती हैं स्मोक टेस्टिंग के अंदर, और वो इवॉल्व होती रहती हैं। तो जब तक वो चेंजेस जो है वो पार्ट नहीं बनती, वो रिव्यू के प्रोसेस से नहीं गुजरती, उससे पहले हम उस डॉक्यूमेंट को बेस लाइन कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टास्क की बात करें तो उसमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वर्जन कंट्रोल, सॉरी, चेंज कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट और स्टेटस रिपोर्टिंग,
ये 5 टास्क हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है जितने भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, और उनकी 2 मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक ऑब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट। अब जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो कोई भी ऐसी एंटिटी हो सकती है जो कि या तो एटॉमिक हो या नियर एटॉमिक हो। फॉर एग्जांपल, एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर कोई रिक्वायरमेंट जो है वो एक बेसिक ऑब्जेक्ट हो सकती है। टेस्ट स्वीट के डॉक्यूमेंट में जहाँ मल्टीपल टेस्ट केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे एक टेस्ट केस आपका जो है वो बेसिक ऑब्जेक्ट हो सकता है। नीचे जो फिगर आपको नज़र आ रही है कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स की, वहाँ पे डेटा मॉडल का जो कंपोनेंट है और मॉड्यूल एन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बेसिक ऑब्जेक्ट्स और एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट टाइप के बेसिक ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। डिफरेंट टाइप के बेसिक ऑब्जेक्ट को कंपोज करके एक एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट बना है। ऐसी जैसे 10 या 20 टेस्ट केसेस को आपने कंबाइन किया जो कि सारे के सारे रेलिवेंट है, रिलेटेड है किसी एक टाइप ऑफ टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू, या किसी एक मॉड्यूल की के लिए जो टेस्ट केसेस हैं ये उसी का पार्ट है। तो उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि दैट इज अ टेस्ट स्वीट। तो वो जो टेस्ट स्वीट है दैट इज एन एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट। और अगर हम उसके अंदर टेस्ट केसेस की बात करें, इंडिविजुअली एक एक को देखें, तो वो टेस्ट केसेस इंडिविजुअली कैन बी, यू कैन से, बेसिक ऑब्जेक्ट। अब अगर हम ऑब्जेक्ट्स को देखें तो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नेम भी होता है। फॉर एग्जांपल, टेस्ट केस है, रिक्वायरमेंट है, उसकी आप कोई डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म कि सपोज दीज आर द टेस्ट केसेस फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, दीज आर द टेस्ट केसेस फॉर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड सो। रिसोर्सेज जो डेटा यूज़ करते हैं आप उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जिस तरह टेस्ट केस को अगर आपने क्रिएट करना है तो आप उसके लिए इनपुट जो ले रहे हैं, टेस्ट इनपुट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, यू कैन से, रिसोर्सेज। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप जो डेटा यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट्स को क्रिएट करने के लिए या यूज़ केसेस को क्रिएट करने के लिए, तो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज। कोड की अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स और इस किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं दे कैन बी द रिसोर्सेज। उसके बाद जो रियलाइजेशन है दैट इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिफायर, और ये आइडेंटिफायर है आपके बेसिक ऑब्जेक्ट के लिए। इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि आपका जो भी एक बेसिक ऑब्जेक्ट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है एक टैग के थ्रू, जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। और वो टैग, फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ रिक्वायरमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट आईडी हो सकती है, टेस्ट केसेस के लिए टेस्ट केस आईडी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़। जिस तरह आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर है जो पूरी यूनिवर्सिटी में आपको आइडेंटिफाई करता है बाकी स्टूडेंट से। और ना सिर्फ आपको, बल्कि आप आज से 10-20 साल बाद जब यूनिवर्सिटी छोड़ के चले भी जाएंगे, जब भी मतलब अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो उस टाइम भी वो आइडेंटिफायर आपका यूनिक आइडेंटिफायर ही रहेगा। और आज से 30 साल पहले का भी जो ग्रेजुएट है उसको अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो हम इस यूनिक आइडेंटिफायर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर योर बेसिक ऑब्जेक्ट बट नल फॉर योर एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट। अब ये एग्रीगेट ऑब्जेक्ट के लिए नल क्यों है? ये इसलिए है कि एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट यूजली उनका जो नेम या उनका जो वर्जन नंबर है वो इटसेल्फ आपको, खासतौर पे जो वर्जन नंबर है वो इटसेल्फ एक यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ होता है। तो उसके लिए हमें कोई सेपरेट सा आइडेंटिफायर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो दो नेचर या टाइप का हो सकता है। एक को हम पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, एक को हम इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप कहते हैं। पार्ट ऑफ रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ कंपोजिशनल रिलेशनशिप या हिरार्चिकल रिलेशनशिप, जबकि जो इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप है ये एक किस्म का क्रॉस ओरिएंटेड या स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है।
पार्ट ऑफ रिलेशनशिप यूजुअली एग्जिस्ट करता है बिटवीन अ बेसिक एंड एग्रीगेट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे कंपोजिशन को आप शो करते हैं कि ये एक एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट है जो इस चीज को कंपोज करके बना है। जैसे हमने पीछे देखा कि डेटा मॉडल इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन स्पेसिफिकेशन, तो इस चीज को शो कर रहा है कि डेटा मॉडल यहाँ पे एक बेसिक ऑब्जेक्ट है और डिजाइन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जो है वो एक एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक कर्व्ड एरो के थ्रू की जाती है, जिसका एरो जो है वो एरो हेड एक ही साइड के ऊपर होता है और वो जो साइड है वो आपके एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। इसी तरीके से जो इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, ये मोस्टली शो यूज किया जाता है दो एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है, दो बेसिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, इस किस्म का जो रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन को शो नहीं करता, बल्कि ये शो करता है कि किस तरीके से कोई एक टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के साथ रिलेटेड है, दूसरे के ऊपर बेस कर रहा है, या दूसरे से कुछ आप कह लें इंफॉर्मेशन ले रहा है, शेयर कर रहा है, व्हाटसोएवर। तो पीछे जो हमने फिगर देखी थी उसमें ये टेस्ट स्पेसिफिकेशन और जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंटर रिलेटेड इनके बीच में रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि ये टेस्ट स्पेसिफिकेशन हो सकता है इन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की बेस के ऊपर जनरेट की गई हों, इन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को एवेलुएट करने के लिए जनरेट की गई हों। जबकि यहाँ पे ये जो कर्व्ड सा रिलेशनशिप, अच्छा ये जो एरो है, सॉरी, दैट इज पार्ट ऑफ के केस में ये बेसिक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, एग्रीगेट की तरफ नहीं होता। तो ये चीज़ शो करी है कि डेटा मॉडल जो है या जो मॉड्यूल एन है, ये दे आर अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीगेट ऑब्जेक्ट विच इज डिजाइन स्पेसिफिकेशन। Next one is evolution graph. Evolution graph is something which is a mode of representation, or you can say a pictorial representation, जो कि शो करता है ओवरऑल आपका जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट से लेके अभी तक उसकी करंट स्टेट या प्रेजेंट फॉर्म क्या है। फॉर एग्जांपल, आपका जो पहला ऑब्जेक्ट था वो उसका जो पहला वर्जन था बेस, दैट वाज 1.0। फिर उसमें कुछ चेंज आया तो 1.1 पे शिफ्ट हो गया। फिर कोई माइनर नेचर का चेंज आया तो 1.1.1 पे शिफ्ट हो गया, 1.1.2 पे शिफ्ट हो गया। थोड़ा सा मेजर चेंज आया तो 1.2 पे शिफ्ट हो गया, 1.3 पे, 1.4 में, और 1.2 के बाद एक मेजर चेंज भी आया और उससे 1.2 से सपोज जो है वो नेक्स्ट 2 वर्जन पे आ गया, एंड सो ऑन। तो आपको एक हिस्ट्री कंप्लीट मिल जाती है कि जो भी मेरे पास करंट ये एग्जिस्ट करता है डॉक्यूमेंट, इसका जो भी वर्जन है वो किस किस आप कह लें वे से होके अब मेरे पास जो है वो करंट स्टेज या फॉर्म तक पहुंचा है। उसके बाद हम वर्जन कंट्रोल जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर आते हैं। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको देख लेते हैं। वर्जन्स, वेरिएंट्स, रिलीज, रिवीजन, जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लें यूज़ की जाती हैं आपस में। और वर्जन हम बात करते हैं उस वक्त कोई भी ऐसा इंस्टेंस जो कि फंक्शनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो अपने प्रीवियस वर्जन से, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये नया वर्जन है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बेस लाइन वर्जन बनाया, उसके बाद उसके अंदर 2 नए फीचर्स ऐड किए, तो दैट 1.0 से सपोज वो 1.1 पे आ गया, तो वो 1.1 जो है एक नया वर्जन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने फंक्शनैलिटी वाइज कुछ चेंज किया है या कोई नई चीज़ लेकर आए हैं। उसके बाद एक चीज़ है वेरिएंट। वेरिएंट हम कहते हैं किसी भी ऐसे इंस्टेंस को जो कि फंक्शनैलिटी वाइज सेम हो, फंक्शनैलिटी वाइज उसमें कोई चेंज ना आए, लेकिन नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट में डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप एक वर्जन क्रिएट करते हैं और उस वर्जन को क्रिएट करने के बाद आप लेटर ऑन उस
आप कह लें इंस्टेंस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। उसके लिए आप सपोज कोड को लीन करते हैं, स्ट्रक्चर बेहतर करते हैं, या जो भी स्टेप्स लेते हैं, फंक्शनैलिटी उसमें चेंज नहीं करते। तो जो फीचर्स आपके पिछले वर्जन में थे वही एग्जैक्टली फीचर्स आपके इस वर्जन में भी हैं, लेकिन इस टाइम आपने क्या चीज़ चेंज की, आपने उस एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की या वर्जन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया। तो फिर आप कहेंगे कि वो नया वेरिएंट है, वर्जन नहीं है। उसके बाद रिलीज। रिलीज हम किसी भी ऐसे इंस्टेंस को कहते हैं जो बीइंग अ टीम आप आउटसाइड यूजर्स को जो है वो थ्रो करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो उसको यूज़ करें, चाहे वो बीटा टेस्टिंग के पर्पस के लिए हो या चाहे वो फुल फ्लेज सिस्टम हो आपका। तो जब भी आपने यूज़र के लिए वो चीज़ आउटसाइड ले गए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिलीज। आपका वो वर्जन कैन बी अ रिलीज। उसके बाद रिवीजन। रिवीजन हमारे पास जो है वो ऐसा वर्जन है जो कि करेक्टिव एस्पेक्ट्स को शो करता है या करेक्शंस को शो करता है, क्लैरिफिकेशंस को शो करता है। अगेन उसके अंदर कोई नया कंपोनेंट्स आप ऐड नहीं करते, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है और उसमें कोई बग आ गया है, तो बग फिक्सेशन के लिए आया है। तो जब भी आपने बग फिक्स किया और फिक्स करने के बाद दोबारा से रिलीज किया, तो वो एक रिवीजन कहलाएगा। ना ही वो वर्जन होगा, ना ही वो वेरिएंट होगा, क्योंकि उसमें आपने ना ही फंक्शनल एस्पेक्ट से कोई चेंज लेकर आए, ना ही नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट से कोई चेंज लेकर आए, बल्कि सिर्फ आपने करेक्शंस की। उसके बाद हम वर्जन कंट्रोल को देखते हैं। वर्जन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैनुअल प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स और टूल्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए जब भी हम डिफरेंट वर्जन्स को या वेरिएंट्स को मैनेज करते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट वर्जन्स या वेरिएंट्स को मैनेज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि दैट इज अ वर्जन कंट्रोल प्रोसेस। और वर्जन कंट्रोल प्रोसेस या रिवीजन कंट्रोल प्रोसेस जो है बेसिकली ये आपकी ऐसी प्रोसेस को शो करती है जिसमें आपके पास जो भी सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी है या लोकल वर्कस्पेस की रेपोजिटरी है, उसके अंदर कोई ना कोई कंट्रोल्ड एक्सेस हो, कोई मॉनिटर्ड एक्सेस हो। दैट मीन्स उसमें कोई चेक एंड बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि पैरेलल में आप चेंजेस भी कर रहे हैं, चेंजेस ओवरराइड भी हो रही हैं, इस किस्म की चीज़ें ना हो, इस किस्म की चेक एंड बैलेंसेस हो। तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज रिवीजन कंट्रोल और वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर एक मॉनिटर्ड एक्सेस है आपकी चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए। तो जो भी चेंज आप लेकर आते हैं अपने वर्जन्स के अंदर, अपनी वेरिएंट्स के अंदर, उनको मैनेज करना, उनको ट्रैक करना, चेंजेस कौन लेकर आ रहा है, और क्या रीजंस हैं उन पोटेंशियल चेंजेस की, वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रही हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ताकि जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि नाउ अब कोई चेंज आपकी एप्लीकेशन में आया है, और सपोज अपनी अपनी सपोज कॉपीज़ को आप अपडेट कर लें उन अपडेटेड वर्जन्स या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। और इसके अंदर हम देखेंगे दो किस्म के एनवायरनमेंट, एक सेंट्रलाइज्ड नेचर का एनवायरनमेंट और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का। तो पहले हम अगर बात करें सेंट्रलाइज्ड टाइप के एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है, जैसा आप कह लें कि क्लाइंट सर्वर का सिनेरियो होता है, कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी एग्जिस्ट करती है, और उस सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी के अंदर तमाम के तमाम बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, और जितने भी वर्कर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आप कह लें, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं उस रेपोजिटरी के साथ। और हर एक क्लाइंट की, आप क्लाइंट से ज़्यादा वर्कर की टर्म यूज़ की जाती है, उसकी अपनी जो लोकल रेपोजिटरी है वो वर्क स्पेस कहलाती है। तो जब भी एक वर्कर ने दूसरे वर्कर के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, तो वो इस सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी के थ्रू करेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता। जिस तरह यहाँ पे हैरी की अपनी वर्क स्पेस है, सैली की अपनी वर्क स्पेस है। हैरी और सैली आपस में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो हैरी जो भी सपोज अपना डॉक्यूमेंट है अपडेट करके सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में चेक इन करेगा, और सैली फिर इसको चेकआउट करेगी।
तो डायरेक्ट शेयरिंग इज नॉट अलाउड इन दिस सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रिवीजन मॉडल। अब ये जो वर्जन कंट्रोल का सिनेरियो है, इसमें हमें किस तरीके से सेंट्रलाइज्ड रिवीजन कंट्रोल असेस करता है, फैसिलिटेट करता है, या क्या ऐसा सिनेरियो है जिसमें हमें इश्यूज आ सकते हैं इन केस अगर हम एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल को सपोर्ट नहीं करते या अडॉप्ट नहीं करते। तो लेट्स से बॉब एंड सूजन, हमारे पास दो एम्प्लॉयज हैं जो कि टेक्निकल राइटर्स हैं, और दोनों जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, और उनका मैनेजर जो है वो उनको असाइन करता है टास्क कि आपने इस सेम डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल सेक्शंस के ऊपर काम करना है। और हम कहते हैं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है किसी ऐसी मशीन के ऊपर है जिसको बॉब और सूजन दोनों ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस मशीन के ऊपर कोई ना कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का टूल या चेक नहीं लगा हुआ, तो फिर डिफरेंट किस्म के इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं। और फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि बॉब और सूजन दोनों ही अपनी अपनी रेपोजिटरीज के अंदर सेम डॉक्यूमेंट को चेकआउट करते हैं, यूज़ करना शुरू करते हैं। बॉब जो है वो अपने सेक्शन पे काम शुरू करता है, सूजन जो है वो अपने सेक्शन पे काम शुरू करती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कॉपीज़ पे काम कर रहे हैं एक ही डॉक्यूमेंट की। उसके बाद उन दोनों में से जो भी पहले अपना काम कंप्लीट करता है, फॉर एग्जांपल बॉब पहले अपना काम कंप्लीट करता है तो वो उस अपडेटेड डॉक्यूमेंट को रेपोजिटरी के अंदर रख देता है, और लेटर ऑन सूजन अपना काम कंप्लीट करती है तो वो बॉब का जो वर्जन है उसको उससे रिप्लेस कर देती है अपडेटेड वर्जन को। सो दैट मीन्स कि बॉब ने जितनी भी एफर्ट की, जितना भी चेंज लेकर आया, वो सारा का सारा राइट ऑफ हो गया। So, इस किस्म के सिचुएशंस, इस किस्म के आप कह लें सिनेरियोज उसी वक्त आ सकते हैं जब क्या नाम है किसी किस्म का चेक ना पड़ा हो। तो बॉब की एफर्ट को अगर हमने सेव करना है, बचाना है, तो इसका मतलब है कि हमें किसी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या वर्जन कंट्रोल टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है या रूल्स को अडॉप्ट करना है, क्योंकि जो पूरा आप कह लें वर्जन कंट्रोल का प्रोसेस है उसमें ऑटोमेटेड टूल भी आप यूज़ करते हैं जो वर्जन कंट्रोल नेचर के होते हैं, जिस तरह ये टोटाइस एसवीएन है, टोटाइस मर्ज है, इस किस्म के सीवी है, और साथ में डिफरेंट टाइप के अदर रूल्स भी होते हैं जिनको अडॉप्ट करते हैं। तो सेंट्रलाइज रिवीजन कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम दो टाइप की टेक्निक्स या अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। एक को हम कहते हैं फाइल लॉकिंग और दूसरे को हम कहते हैं वर्जन मर्जिंग। फाइल लॉकिंग जो है वो आपकी एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है, और ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें एक टाइम के ऊपर एक ही इंडिविजुअल जो है वो काम कर सकता है, या पैरेलल में जो एक्सेस है या पैरेलल में जो मॉडिफिकेशंस हैं, कंकरेंट मॉडिफिकेशंस हैं, उनको डिस्करेज किया जाता है। तो सपोज हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको हैरी अपनी मशीन या लोकल वर्क स्पेस में कॉपी करता है, और कॉपी करने के बाद इसको लॉक कर देता है। दैट मीन्स अब अदर जो वर्कर्स हैं वो इस मशीन क्या नाम है डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो सैली जब उसको एक्सेस करने जाएगी तो सैली को मॉडिफिकेशन के लिए तो उसको नज़र आएगा कि देयर इज़ सम वर्कर जो कि ऑलरेडी इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एक किस्म की लॉक है, आप ऐसे ही समझ लें इसको कि रीड ओनली सॉर्ट ऑफ फाइल। और फिर कुछ टाइम के बाद हैरी अपना मॉडिफिकेशन ये काम कंप्लीट करता है और चेक इन कर देता है डॉक्यूमेंट को सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में, और फिर नोटिफिकेशन वाया ऑनलाइन सिस्टम बाकी वर्कर्स को चला जाता है कि एक चेंज अब जो है वो अपडेट हुआ है रेपोजिटरी में, जो डॉक्यूमेंट ए है वो मॉडिफाई होकर उसका नया वर्जन बन गया है। तो अब बाकी जो भी सपोज सैली ने अगर उस पर काम करना है तो सैली अब उस नए वर्जन को अपनी लोकल वर्क स्पेस में कॉपी करेगी ताकि उसको फर्दर मॉडिफाई किया जा सके। So what should be the potential pros and cons of this pessimistic type of approach, file locking? Obviously उसका benefit तो यही है कि पैरेलल में मॉडिफिकेशंस चूँकि अलाउड नहीं है, तो डिफरेंट टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिस तरह हमने वो सिनेरियो देखा था
कि बॉब के चेंजेस जो ओवरराइट हो गए थे, वो इस किस्म के सिनेरियोज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो पैरेलल में जो चेंजेस ओवरराइट करने के इश्यूज हैं वो हम फिक्स कर सकते हैं अगर हम फाइल लॉकिंग की अप्रोच को फॉलो करें। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें ड्रॉबैक्स की, तो सपोज अगर आप उसको अनलॉक करना भूल जाते हैं या बहुत लंबे टाइम के लिए अनलॉक रखते हैं, तो जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं वो एक पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे या इम्पेशेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में आ जाएंगे और अपनी अपनी लोकल वर्क स्पेस में ही चीज़ों को मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे। तो वो एक पोटेंशियल ड्रॉबैक हो सकता है। उसके बाद पैरेलल में जो है वो काम पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि टाइमिंग का फैक्टर एक ऐसा है जो कि एक ड्रॉबैक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे इट विल टेक मोर टाइम अपडेशन के लिए, चेंजेस के लिए। और तीसरा पॉसिबल जो सिनेरियो है दैट इज डेडलॉक। डेडलॉक फॉर एग्जांपल किसी भी ऐसे सिनेरियो में आ सकता है जिस तरह हम बात करें कि हमारे पास एक रेपोजिटरी है जिसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सपोज ये डॉक्यूमेंट ए है, ये डॉक्यूमेंट बी है, इसी तरीके से बाकी भी हैं। और अब हमारे पास लोकल वर्क स्पेसेस हैं, सपोज ये हैरी की वर्क स्पेस है, इसी तरीके से ये सैली की वर्क स्पेस है। और हैरी जो है वो डॉक्यूमेंट ए के ऊपर काम करता है, और दैट मीन्स कि इसने इस डॉक्यूमेंट ए को जो है वो लॉक किया हुआ है। और सैली जो है वो बी के ऊपर काम कर रही है और इसने इस डॉक्यूमेंट को लॉक किया हुआ है। सपोज डॉक्यूमेंट ए और बी आपस में कपल्ड हैं और डॉक्यूमेंट ए की अपडेशन में वी नीड सम मॉडिफिकेशन इन डॉक्यूमेंट बी एज वेल, और उस पर्पस के लिए हैरी को डॉक्यूमेंट बी भी चाहिए, लेकिन सैली ने इसको लॉक किया हुआ है तो वो वेट कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट बी रिलीज हो तो मैं अपना ए का काम कंप्लीट करूं। और इन द सेम वे सैली को बी में जो भी टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए, चूंकि बी भी कपल्ड है ए से, तो ए के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। तो सैली वेट कर रही है कि जैसे ही हैरी अपना डॉक्यूमेंट रिलीज करे मैं उसको अपनी वर्क स्पेस में लेकर आऊं और अपने सेक्शन बी को कंप्लीट करूं। तो इस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन के अंदर दोनों अपनी अपनी फाइल्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं और दूसरी की फाइल्स का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ डेडलॉक का सिचुएशन या सिनेरियो है जो कि आ सकता है फाइल लॉकिंग की अप्रोच के अंदर। उसके बाद सेकंड टाइप की जो अप्रोच है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जिसको हम कहते हैं वर्जन मर्जिंग। उसके अंदर जो पैरेलल या कंकरेंट एक्सेस है वो प्रिवेंट नहीं की जाती, बल्कि वो टोटली आप कह लें कि ऑपोजिट टाइप की अप्रोच है। और डिफरेंट अदर जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं लाइक CVS वो फॉलो करते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को, जिसमें हम क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं कि पैरेलल में मल्टीपल वर्कर्स सेम फाइल को मॉडिफाई कर सकें, और फिर जो भी आपका एम्प्लॉय या वर्कर सबसे पहले अपनी चेंजेस को कंप्लीट करता है और कंप्लीट करके रेपोजिटरी में अपडेट कर देता है, तो वो चेंजेस तो ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाती हैं। लेकिन जो भी उसके बाद उस फाइल को अपडेट करेगा और अपडेट करके रेपोजिटरी में जो है वो चेक इन करने की कोशिश करेगा, उसको अपनी जो चेंजेस हैं वो करनी पड़ेंगी वेरीफाई प्रीवियस चेंजेस के साथ। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, जिस तरह बॉब और सैली अगर अपने अपने सेक्शंस पे काम कर रहे हैं और वो दोनों सेक्शंस आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ही हम बात कर लें कि एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, और हैरी जो है वो पहली 10 रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहा है और सैली कोई बीच में कोई भी और 5-10 रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रही है, और वो दोनों रिक्वायरमेंट्स आपस में उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि है वो जब एक बंदा सेपरेटरी में डाल भी देगा, दूसरा जब आएगा डालने के लिए, तो उनकी चेंजेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो जो सपोज आपका ऑनलाइन सिस्टम है वर्जन कंट्रोल का, वो अलाउ कर देगा, लेकिन सर्टन सिनेरियोज में जब चेंजेस में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल
दोनों ऐसे सेक्शंस को चेंज कर रहे थे जिनकी आपस में डिपेंडेंसीज थी। उसका मतलब है जो भी बात वाला है, सपोज सैली अगर बाद में अपडेट कर रही है तो वो सिस्टम जो अलाउ नहीं करेगा उन चेंजेस को, और फिर सैली को क्या करना पड़ेगा, जो भी रीसेंट डॉक्यूमेंट है जो हैरी की चेंजेस है उस डॉक्यूमेंट को अपनी रेपोजिटरी में लाना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो चेंजेस हैं उनको करना पड़ेगा। तो तब जाके वो फिर अपडेट कर सकती है अपने काम को सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी में। तो वर्जन मर्जिंग का जो सिनेरियो है वो यहाँ इस फिगर में लिखा हुआ है। ये आपकी सपोज फाइल है मेन रेपोजिटरी से, हैरी और सैली ने अपनी अपनी वर्क स्पेस में कॉपी की और इन पे काम शुरू कर दिया। हैरी ने इसका नया वर्जन बनाया ए प्राइम, सैली ने इसका दूसरा वर्जन बनाया ए डबल प्राइम। और सपोज सैली ने पहले क्रिएट कर लिया तो सैली ने जाके राइट कर दिया और ये ए जो है सक्सेसफुली रिप्लेस हो गया इस ए डबल प्राइम से। जब हैरी इसको राइट करने की तरफ गया तो हैरी के चेंजेस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए और हैरी को सिस्टम ने अलाउ नहीं किया एज इट इज़ चेंज करना। तो फिर हैरी ने जो भी अपडेटेड सैली का वर्जन था उसको अपने वर्क स्पेस में लेकर आया और फिर उन चेंजेस के हिसाब से अपनी चेंजेस को अपडेट किया और नया वर्जन सपोज बनाया ए स्टैरिक, और फिर उस ए स्टैरिक के वर्जन को जाके रेपोजिटरी में राइट किया। और फिर ऑब्वियसली जब नोटिफिकेशन गया तो सैली ने भी उस अपडेटेड वर्जन को अपनी वर्क स्पेस में ले आई ताकि उसको पता हो कि अब इस डॉक्यूमेंट में ये इसका अपडेटेड वर्जन है। अब अगर मैंने भी कोई काम करना है तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर चेंजेस लेकर आनी है, ना कि उस वर्जन के ऊपर जो मैं लेकर आई थी पीछे। तो ये हमारे पास था पहला वर्जन या सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी बेस्ड सिस्टम। सेकंड हमारे पास जो सिनेरियो हो सकता है दैट पे हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है वो पीयर टू पीयर बेसिस के ऊपर हो सकती है और यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल की जो अपनी रेपोजिटरी है या लोकल वर्क स्पेस है वही हमारी आप कह लें रेपोजिटरी होती है। और यहाँ पे लोग पैचेस की फॉर्म में चेंजेस को आप कह लें एक्सचेंज करते हैं एंड दीज पैचेस आर नथिंग बट यू कैन से चेंज सेट्स। बजाय इसके कि पूरे के पूरे वर्जन्स को शेयर किया जाए, स्मॉल पैचेस बना के शेयर किए जाते हैं और उन पैचेस के हिसाब से फिर लोग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड टाइप के ऑपरेशंस जिस तरह वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कमिट्स के और इस किस्म के, वो एग्जिस्ट नहीं करते। और यहाँ पे अब आपको डायरेक्टली ही डिफरेंट टाइप के पीएस के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। देयर आर सम स्टैंडर्ड टर्म्स जो कि यूज़ की जाती हैं वर्जन कंट्रोल सिनेरियोज में, उनको देख लेते हैं। वन इज कमिट। कमिट मींस चेक इन। इसके लिए CI की टर्म भी यूज़ होती है, इंस्टॉल की टर्म भी यूज़ होती है, सबमिट की टर्म भी यूज़ होती है, रिकॉर्ड की टर्म भी यूज़ होती है। और ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो इस चीज़ को शो करती हैं कि जब भी आप अपनी लोकल वर्क स्पेस से चीज़ को कॉपी करते हैं सेंट्रलाइज रेपोजिटरी में। फॉर एग्जांपल जिस तरह हैरी या सैली ने अपने अपने काम किए, डॉक्यूमेंट को वर्जन को अपडेट किया और अपडेट करने के बाद आपने सेंट्रलाइज रेपोजिटरी में उसको अपलोड करना है, तो ये ऑपरेशन जो है वो कमिट कहलाएगा। उसके बाद अपडेट जो है जिसको हम सिंग भी कहते हैं, ये इसके ऑपोजिट को शो करता है। दैट मीन्स कि जब आप सेंट्रलाइज रेपोजिटरी से अपडेटेड डॉक्यूमेंट को अपनी लोकल वर्क स्पेस में कॉपी करते हैं और अपनी लोकल वर्क स्पेस में जो भी प्रीवियस वर्जन होता है उससे उसको रिप्लेस करते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ अपडेट ऑपरेशन और सिंक ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज हेड, जो कि शो करता है मोस्ट रीसेंट कॉमेट को। इस तरह अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मेरा डॉक्यूमेंट ए था, ये सबसे पहले कमिट हुआ यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे और या दो ये सिनेरियोज हैं कमिट के। तो इस पूरे वर्किंग सिनेरियो में जब हम यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुंचे हैं और हम बात करें कि हेड कौन सा कमिट होगा, तो हेड जो है यहाँ पे ये वाला कमिट होगा, द मोस्ट रीसेंट कमिट। उसके बाद चेंज है जो कि डिफ को शो करता है, डेल्टा को शो करता है, मतलब ये तमाम टर्म्स यूज होती हैं जो कि किसी भी मॉडिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब चेंज यहाँ पे आपकी जो है वो ए से ए प्राइम वाला भी चेंज था, ए से ए डबल प्राइम वाला भी चेंज था, ए से ए स्टैटिक वाला भी चेंज था। तो हर टाइप की चेंज जब जब आ रही है, मतलब यहाँ पे ए स्टैटिक भी चेंज है या डिफ है, ए डबल प्राइम भी डिफ है, ए सिंगल प्राइम भी डिफ है, एंड सो ऑन। उसके बाद है चेंज लिस्ट। चेंज लिस्ट जिसको चेंज सेट भी बोलते हैं, पैच भी बोलते हैं, सॉरी, ये उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एक सिंगल कमिट में आप एग्जीक्यूट करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे ए से लेके ए स्टैटिक तक का जो डॉक्यूमेंट है वो अगेन सारी की सारी चेंजेस को शो करता है। लेकिन जब हम चेंज लिस्ट की बात करेंगे या पैच की बात करेंगे, तो वो पैच हो सकता है सपोज ए के बाद जो ए, सपोज यहाँ पे जो ए डबल प्राइम है, ए डबल प्राइम में सैली ने जो भी चेंजेस लेकर आई और इसको जाके कमेंट किया, तो ये ए डबल प्राइम के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो पैच कहला सकते हैं, चेंज लिस्ट कहला सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जब हैरी अपने चेंजेस लेकर आ गया और इस एक कमिट के अंदर वो जो भी चेंज लेकर आया, वो सारे के सारे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कहला सकते हैं चेंज लिस्ट या पैच। लेकिन ए से लेके अगर हम ए स्टैटिक तक की बात करें, तो ये चेंज हो सकता है, डिफ हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, लेकिन चेंज लिस्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल कमिट ऑपरेशन के अंदर चेंजेस किए। उसके बाद चेकआउट, कोई भी ऐसा सिनेरियो जिसमें आप अपनी सेंट्रलाइज रेपोजिटरी से कोई भी सपोज बेस वर्जन उठा लें, कोई भी रिवीजन उठा लें। ये लाजमी नहीं है कि उस सिनेरियो में हो जब आपकी रेपोजिटरी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है और अपडेट डॉक्यूमेंट को आप अपनी रेपोजिटरी में लाना चाहते हैं। उस किस्म का सिनेरियो हो तो हम वो अपडेट की टर्म यूज़ करते हैं। चेकआउट में सपोज आपको कोई प्रीवियस वर्जन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपनी वर्क स्पेस में ले आए, तो उसके लिए हम नॉर्मली चेकआउट की टर्म को यूज़ करते हैं। वर्किंग कॉपी, वर्किंग कॉपी आपकी वो कॉपी है जो आपकी लोकल वर्क स्पेस के अंदर आप उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हैरी अपनी अपनी जो वर्क स्पेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वर्क स्पेस में वो उसकी वर्किंग कॉपी है। सेम फॉर सैली। लेकिन जो आपकी बेस लाइन पड़ी हुई है आपकी रेपोजिटरी में, वो आपकी वर्किंग कॉपी नहीं है, वो आपकी सॉर्ट ऑफ मेन फाइल है या बेस लाइन है। उसके बाद है डेल्टा कंप्रेशन। डेल्टा कंप्रेशन शो करता है डिफरेंसेस बिटवीन सक्सेसिव वर्जन्स। दो वर्जन्स के बीच में जो चेंजेस हैं उनको अगर आप एक पैच बनाते हैं, तो दैट पैच कैन बी अ डेल्टा वर्जन, सॉरी डेल्टा कंप्रेशन। जिस तरह ए और ए डबल प्राइम के बीच में जो चेंजेस थे, उनके चेंजेस का अगर हम एक पैच बनाते हैं तो वो एक डेल्टा कंप्रेशन हो सकता है। इसी तरीके से ए डबल प्राइम और ए एस्टैटिक के बीच में सपोज जो सक्सेसिव वर्जन हैं उनके बीच में जो भी चेंज आया उनका पैच बनाया जाए, तो वो डेल्टा कंप्रेशन हो सकता है। लेकिन ए और ए एस्टैटिक के बीच में अगर हम एक सपोज चेंजेस को देखते हैं, तो वो चेंज या डिफ हो सकती है, लेकिन वो डेल्टा कंप्रेशन नहीं हो सकता। उसके बाद है ब्रांच। ब्रांचिंग, जब भी आप एक मेन बेस लाइन से मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रांच। जिस तरह हम वर्जन मर्जिंग में देखते हैं कि आपके जो क्या नाम है डिफरेंट वर्कर्स हैं, वो एक ही बेस लाइन फाइल को अपनी अपनी लोकल वर्क स्पेस में कॉपी करते हैं। जिस तरह हैरी ने और सैली ने दोनों ने एक ही टाइम पे एक डॉक्यूमेंट को अपनी वर्क स्पेस में कॉपी किया, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ अ ब्रांचिंग। एक फाइल थी मेन लाइन, उसकी आपने दो कॉपीज क्रिएट कर दी, दो चाइल्ड कॉपीज क्रिएट कर दी, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रांच।
अब उसके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं, आप उसको जो है वो पैरेलल में मॉडिफिकेशन करनी है, डिफरेंट सेक्शन पे काम करना है, वो जो भी पर्पस ऑब्जेक्टिव उसके लिए आपने उसको ब्रांचिंग कर दिया। उसके बाद मर्जिंग और इंटीग्रेशन, दैट इज द ऑपोजिट, कि जब आप ब्रांचेस को मर्ज करते हैं और एक सपोज अपडेटेड सब वर्जन क्रिएट करने की कोशिश, तो जब भी आप अपनी वर्किंग कॉपी को अपडेट करते हैं रेपोजिटरी के अंदर जो चेंज वर्जन है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ अ मर्ज। सिमिलरली जब आप रेपोजिटरी के वर्जन को अपनी वर्किंग कॉपी के अपडेटेड वर्जन से अपडेट करते हैं, तो वो भी हम कह सकते हैं कि एग्जांपल है वर्जन मर्जिंग की। फिर सपोज जिस तरह हैरी और सैली अपनी अपनी कॉपीज पे काम कर रहे थे, और एज्यूम करते हैं कि ब्रांचिंग से पहले एक बग एग्जिस्ट करता था उस डॉक्यूमेंट ए में, जिसको हैरी ने फिक्स कर लिया। तो हैरी ने फिक्स किया, तो इसका मतलब है कि अब सैली को भी चाहिए कि अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर उसको अपडेट कर ले। तो फिक्सेशन के बाद सपोज हैरी ने उसको अपडेट कर दिया जो आपकी ब्रांच के सॉरी रेपोजिटरी के अंदर फाइल पड़ी हुई है, और फिर सैली ने उसको अपडेट कर लिया। तो ये भी एक एग्जांपल है आपकी मर्जिंग की। इसके अलावा एक और सिनेरियो जो हो सकता है जिसमें आपने ब्रांच क्रिएट की और पैरेलल में काम करना शुरू कर दिया, और फाइनली तमाम की तमाम जो चेंजेस हैं उनको जो बेसलाइन डॉक्यूमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो आपकी मेन लाइन या मेन रेपोजिटरी जिसको हम ट्रंक कहते हैं, उसमें जो ट्रंक है उसका वर्जन है, उसमें जाके इंटीग्रेट कर दिया। अगेन दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ मर्जिंग। उसके बाद एक टर्म है प्रमोट की। प्रमोट शो करता है जब भी आप अपनी फाइल को या डॉक्यूमेंट को आर्टिफैक्ट को एक लेस कंट्रोल्ड लोकेशन से मोर कंट्रोल्ड लोकेशन पे मूव करते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट इज अ प्रमोशन और प्रमोट ऑपरेशन। और उसमें जिस तरह आप अपनी लोकल वर्क स्पेस से कोई चीज़ कमिट करते हैं सेंट्रलाइज रेपोजिटरी में, तो फिर आप कह सकते हैं कि दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रमोशन। रेपोजिटरी आपकी मेन ऑब्वियसली सेंट्रलाइज फाइल है, जिसको आप डीपॉट भी बोलते हैं, जहाँ पे तमाम बेसलाइन वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद ट्रंक आपकी वो बेसलाइन आप कह लें या मेन लाइन वर्जन है, जिसको हम कहते हैं विच इज़ नॉट अ ब्रांच। उसके बाद लॉग मैसेज इज़ अ काइंड ऑफ आप कह लें जिस तरह हम कोड लिखते हैं और कोड में एक सर्टन कमेंट्स लगाते हैं जस्ट टू हेल्प एनी न्यू वन और न्यू एम्प्लॉय जो आ रहा है आपकी कह लें कोड के ऊपर वर्क करने, तो उसके लिए इजी हो जाता है कोड को अंडरस्टैंड करना। तो लॉग मैसेज इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज जो कि आप अटैच कर देते हैं अपने चेंजेस के साथ, इस आर्टिफैक्ट के साथ कि इस नेचर की चेंज आई है इस सेक्शन में। इन अदर वर्ड्स चेंजेस को की डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड कर देते हैं, अ काइंड ऑफ समरी। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉग मैसेज जो है वो आपके बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए या वर्कर्स के लिए इज़ अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कि करेक्ट जल्दी से वो आइडेंटिफाई कर लें कि फलाने बंदे ने इस सेक्शन के अंदर ये चेंज लेकर आया है, और उन्होंने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर अपग्रेड करना है तो उनके लिए वो कम टाइम के अंदर उसको अपग्रेड कर लें। सो वर्जन कंट्रोल का हमने पूरा एक प्रोसेस देख लिया, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको देखा। नाउ लेट्स मूव टू चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म से, और चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, आगे हम देखेंगे भी उसका टेम्पलेट। और कोई भी इंडिविजुअल जो कि चेंज का इनिशिएटर होता है उसको सबमिट करवाता है, और उसके बाद उस चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म को वैल्यूएट किया जाता है।
जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो देखे जाते हैं, कोई पोटेंशियल साइड इफेक्ट तो नहीं है, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है उस टाइप की चेंज का उस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम चीज़ों से वेरीफाई करके डिसाइड किया जाता है फिर ऑब्वियसली कि चेंज को एक्सेप्ट करना है, चेंज को रिजेक्ट करना है, चेंज को डेफर या पोस्टपोन करना है। और जो भी रिजल्ट्स हैं एवेल्यूएशन प्रोसेस के, वो बिकम अ पार्ट ऑफ यू कैन से अ चेंज रिपोर्ट। और इन केस अगर चेंज जो भी है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो फिर एक चेंज इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर जनरेट किया जाता है अगेंस्ट एवरी अप्रूव चेंज। और वो जो इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर है उसमें ऑब्वियसली मेंशन जो चीज़ें होती हैं वो चेंज की डिटेल्स की, कौन सी चेंजेस सपोज आप करने जा रहे हैं, एक पैनल को आप ऐड करने जा रहे हैं एक सर्टेन टाइप की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, फॉर एग्जांपल, सो दैट कैन बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको आपने अडॉप्ट करना है, कोई स्पेसिफिक आप कह लें कंस्ट्रेंट्स हैं कि एक स्पेसिफिक कंट्रोल को यूज़ करना है, स्पेसिफिक कलर स्कीम को यूज़ करना है, स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल को यूज़ करना है, साइज़ को यूज़ करना है। तो कोई भी ऐसा कंस्ट्रेंट इम्पोज किया जा सकता है वाइल सपोज प्रपोजिंग दैट चेंज, जिसको आपने फिर फॉलो भी करना है, उसको पूरा भी करना है। और फिर उसका एवेल्यूएशन क्या होगा, क्राइटेरिया एवेल्यूशन या रिव्यू का क्या क्राइटेरिया होगा, स्टैटिक लेवल पर, डायनामिक पर, किस हद तक टेस्टिंग या एवेल्यूएशन रिक्वायर्ड है, तो वो भी आप उसके अंदर मेंशन करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ओवरऑल चेंज कंट्रोल। जो भी सपोज आपका इनिशिएटर है विद इन टीम क्लाइंट, जो चेंज को इनिशिएट करता है, वो एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करता है, और फिल करके सपोज जो भी टीम का एनालिस्ट है उसको प्रोवाइड कर देता है, उसका इनिशियल एनालिसिस करता है एनालिस्ट, और उसको पास कर देता है चेंज कंट्रोल बोर्ड के। चेंज कंट्रोल बोर्ड इज कैन यू कैन से कलेक्शन ऑफ फ्यू मेंबर्स, 4-5 मेंबर्स होते हैं मोस्टली, टेक्निकल टीम के भी, मैनेजरियल लेवल के भी। और वो फिर थॉरली एवेलुएट करते हैं उस चेंज को, पोटेंशियल मेरिट्स और डीमेरिट्स को, और इधर चेंज को अप्रूव करते हैं या चेंज को रिजेक्ट करते हैं। अगर रिजेक्ट करते हैं तो अपने जो भी इनिशिएटर है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है विद पोटेंशियल रीज़न कि फॉर एग्जांपल इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट चेंज। और इन केस अगर वो अप्रूव हो जाती है, तो जो भी टीम है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद मतलब ये प्रोसेस ऑब्वियसली इट कैन टेक अ बिट टाइम, और जब फाइनली वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर दैट चेंज बिकम्स अ न्यू बेसलाइन डॉक्यूमेंट, जिसको सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में लोड कर दिया जाता है। अब ये जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है या चेंज कंट्रोल अथॉरिटी कह लें, जिसका काम है चेंजेस को एनालाइज करना, एवेलुएट करना, और डिसाइड करना कि चेंजेस इम्प्लीमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो किस किस पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं। तो ऑब्वियसली इनिशियली तो वो थॉरली इसका रिव्यू करते हैं। माइनर नेचर का चेंज है, मेजर का है, माइनर का है तो शायद वो करंट वर्जन में भी इजीली इम्प्लीमेंट हो जाए, मेजर का है तो फिर ज़्यादा शायद एवेल्यूएशन क्राइटेरियाज होते हैं। उसके बाद जब डिसीजन की बारी आती है तो वो चेंज को ऑब्वियसली अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और सम केसेस में वो उसको डेफर कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं फॉर वेरियस रीजन। फॉर एग्जांपल कुछ रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं हैं, और जब तक वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो इस चेंज को इम्प्लीमेंट करना इतना फिजिबल नहीं है। और जब वो रिसोर्सेज आ जाते हैं, चाहे वो टूल की फॉर्म में हो, चाहे वो ह्यूमंस की फॉर्म में हो, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें। सो दैट कैन बी वन पॉसिबल आउटकम। और ऐसी तमाम मेजर और क्रिटिकल नेचर की चेंजेस जो कि बेस लाइन्स को इफेक्ट कर सकें, वो तमाम की तमाम सीसीबी के थ्रू ही अप्रूव होके इम्प्लीमेंट होती हैं। और जब तक सीसीबी इसको अप्रूव नहीं करती तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता।
फिर उसके बाद जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और आप कह लें कि डेजिग्नेशन वाइज लोग इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हर जगह कॉमन है वो यही है कि जो चेंज कंट्रोल बोर्ड का डिसीजन है दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फाइनल डिसीजन एज फार एज चेंज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और डेफर या पोस्टपोन इज कंसर्न। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स जो हमने शुरू में देखे थे कि जब भी आप किसी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट को चेकआउट करते हैं डेटाबेस से, तो आप दो किस्म के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स को अडॉप्ट करते हैं। एक जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल दैट इज एक्सेस कंट्रोल, जो कि फर्स्ट एंड पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि आपको इस कॉन्फ़िगरेशन आइटम को एक्सेस करने की भी वो परमिशन है कि नहीं है। अगर एक्सेस करने की परमिशन नहीं है तो उसका मतलब आप उसको किसी भी पर्पज़ के लिए मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का चेक सबसे पहले लेवल पे आता है, और फिर सेकंड लेवल पे जो दूसरा कंट्रोल है सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल, दैट इज रिलेटेड विद फाइल लॉकिंग और प्रिवेंशन ऑफ कंकरेंट एक्सेस। सो दैट मीन्स कि आपने एक बार फाइल रेपोजिटरी से अपनी वर्किंग स्पेस में कॉपी की तो आप फाइल को लॉक कर दें ताकि पैरेलल में इसको कोई मॉडिफाई ना कर सके। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोल, बट दैट इज अ काइंड ऑफ ऑप्शनल कंट्रोल। ये डिपेंड करता है कि आप फाइल लॉकिंग टाइप की अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन जो एक्सेस कंट्रोल है दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी, और एक्सेस कंट्रोल अगर आपको एक्सेस नहीं है उस पर्टिकुलर फाइल की या आइटम की तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका मैनेजर या जो भी हायर मैनेजमेंट है आपको कुछ टाइम के लिए उसकी एक्सेस प्रोवाइड नहीं करते, जो कि वो करते हैं अगर आपने उसके ऊपर काम करना है। सो इसके ऊपर हम ऑलरेडी पीछे भी बात कर चुके हैं। डेटाबेस से आप फाइल निकालते हैं, अगर आपको एक्सेस है, उसके बाद उसको लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद उसको काम करते हैं, उसके बाद उसका रिव्यू करते हैं, ऑडिट करते हैं, और जब रिव्यू कंप्लीट हो जाता है तो वापस आप उसको चेक इन कर देते हैं अपनी रेपोजिटरी में एज अ बेसलाइन वर्जन। अब जो एक्सेस कंट्रोल की हमने पीछे बात की थी उसमें दो किस्म के ऑप्शंस पॉसिबल हैं कि आपको जो एक्सेस है वो दो नेचर्स की दी जा सकती है। एक एक्सेस होती है रेपोजिटरी वाइड एक्सेस और दूसरी एक्सेस होती है पाथ बेस्ड एक्सेस। जो रेपोजिटरी वाइड एक्सेस है वो लिमिटेड होती है और कम लोगों को दी जाती है। दैट मीन्स कि आपको एंटायर रेपोजिटरी की एक्सेस है, आप हर फाइल को रीड कर सकते हैं, हर फाइल को राइट कर सकते हैं। सो दैट इज यू कैन मॉडिफाई एंटायर रेपोजिटरी वट एवर इट इज, जो भी कंटेंट्स उसके अंदर है, डॉक्यूमेंट्स है। जबकि जो पाथ बेस्ड एक्सेस है यहाँ पे आपको लिमिटेड एक्सेस होती है। फॉर एग्जांपल कुछ फाइल्स की एक्सेस आपके पास रीड ओनली है, कुछ की राइट है, कुछ की जो है वो हर किस्म की है। तो पाथ बेस्ड एक्सेस मोस्टली आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दी जाती है, और गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये दोनों टाइप की जो एक्सेस स्कीम्स हैं इनमें स्विचिंग भी पॉसिबल है। कुछ थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप किसी एम्प्लॉय को रेपोजिटरी वाइड एक्सेस दे दें, और रीज़न उसकी हो सकती है उसको बहुत सी फाइल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप कुछ टाइम के लिए उसको अलाउ कर देते हैं कि रेपोजिटरी वाइड एक्सेस, और फिर जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है वो चेक इन कर देता है तो फिर आप उसकी एक्सेस कंट्रोल स्कीम दोबारा से पाथ बेस्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो स्विचिंग बिटवीन दीज एक्सेस कंट्रोल स्कीम्स इज़ वेरी कॉमन in the working environment. So this is an example of a change request form जो हमने शुरू में बात की थी कि एक चेंज का जो भी स्टेक होल्डर उसको इनिशिएट करता है वो एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करता है इनिशली। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का क्या नाम है, नंबर शंबर, चेंज रिक्वेस्टर की इंफॉर्मेशन, उसने क्या चेंज डिमांड की, किस डेट को की, तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन फिल करके वो आगे पास कर देता है एनालाइज़र को। तो ये एनालाइज़र का नेम है, उसने जिस डेट को भी इसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद अपना एक सॉर्ट ऑफ फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ या कुछ भी इंफॉर्मेशन शो कर दी कि ये आइटम्स हैं जो कि या कंपोनेंट्स है जो कि इफेक्ट होंगे इस चेंज से। तो अब इसकी लाइट में आपका जो सीसीबी, अगर ये माइनर नेचर का चेंज है तो हो सकता है आप सीसीबी को ना भेजें,
लेकिन अगर मेजर नेचर का चेंज है तो ऑब्वियसली आप सीसीबी को भेजेंगे, और उसके बाद उस चेंज की असेसमेंट कि इट इज़ रिलेटिवली सिंपल टू इम्प्लीमेंट दिस चेंज, और इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, और इस चेंज की प्रायोरिटी लो है, एस्टिमेटेड एफर्ट 0.5 डेज 4 आवर्स के करीब करीब, और सपोज सीसीबी को किस डेट को गई, किस डेट को डिसीजन हुआ, सीसीबी का डिसीजन क्या था, चेंज एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई, डेफर हुई, जो भी थी, और करने के बाद फिर जब वो पास कर देते हैं आगे टीम को, तो यहाँ पे फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन फीड होती है कि चेंज इम्प्लीमेंटर का क्या नाम है, किस डेट को चेंज इम्प्लीमेंट हुई, क्यूए टेस्ट कब हुई, उसका आउटकम क्या था, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कब सबमिट हुई, उसके फर्दर क्या कमेंट्स थे। तो ये जो फॉर्म है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर डोमेन में जैसे जैसे मूव करता है हर इंडिविजुअल को, वैसे वैसे इसकी फिलिंग होती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डायरेक्टरीज, हमने दो किस्म की डायरेक्टरीज पे तो बात की है, तीसरी पे भी कर लेते हैं। तो जो पहली डायरेक्टरी है दैट इज प्रोग्रामर्स डायरेक्टरी, जिसको डायनामिक लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ये वो डायरेक्टरी है जिसको हम पीछे लोकल वर्क स्पेस बोलते आए हैं। दैट मीन्स द वर्क स्पेस ऑफ योर प्रोग्रामर, और आप कह लें आपका वर्कर एम्प्लॉय जो भी है, और इसका जो कंट्रोल है वो उसी इंडिविजुअल के पास होता है। तो ये एक लेस कंट्रोल्ड टाइप की आप कह लें डायरेक्टरी है, और बहुत से जो डेली बेसिस के चेंजेस हैं या अनस्टेबल वर्जन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस लोकल वर्क स्पेस में। उसके बाद जब वर्जन्स रिफाइन होते हैं, रिव्यू होते हैं, ऑडिट होते हैं, टेस्ट होते हैं, स्टेबल बनते हैं, तो स्टेबल बनने के बाद वो मूव हो जाते हैं मास्टर डायरेक्टरी में, जिसको हम सेंट्रलाइज रिपोजिटरी भी कह रहे थे, कंट्रोल लाइब्रेरी भी कहते हैं। ये वो डायरेक्टरी है जहाँ पे आपके बेसलाइन करंट बेसलाइन वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, और आप जो है वहाँ पे उसको रखते हैं ताकि तमाम के तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो करंट अपडेटेड जो लेटेस्ट बेस लाइन्स हैं उनको यूज़ कर सकें फर्दर चेंजेस के लिए। और जब आप प्रोग्रामर्स डायरेक्टरी या डायनामिक लाइब्रेरी से कंट्रोल लाइब्रेरी में शिफ्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रमोशन, जो हमने पीछे देखा था। उसके बाद जो थर्ड टाइप की रेपोजिटरी है या डायरेक्टरी है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी और स्टैटिक लाइब्रेरी, और ये वो रेपोजिटरी है जो कि आपने विजिबल की हुई है आउटसाइड यूजर्स को ऑफ योर टीम और ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि आपके जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर हैं जब एक बार यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, जिनको आपने रिलीज करना होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, बीटा वर्जन्स आपके हो गए या आपके नॉर्मल वर्जन्स होंगे, तो वो आप जिन रेपोजिटरीज में रखते हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी कहलाती है। ऐसे ही जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चले जाएं या किसी भी आप कह लें सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे चले जाएं, और वहाँ से उनका आप वर्जन डाउनलोड करते हैं और उसको फिर चलाते हैं अपनी मशीन के अंदर, तो वो जिस जगह पे उन्होंने वो रखा हुआ है वो वर्जन आउटसाइड यूजर्स के लिए, वो उनकी सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट आप कह लें। और इस प्रोसेस को जिसमें आप मास्टर डायरेक्टरी से सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी में रखते हैं, सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिलीज ऑपरेशन। चेंज कंट्रोल पॉलिसी, दो टाइप की पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं। एक प्रमोशन पॉलिसी है और दूसरी जो है वो रिलीज पॉलिसी है। प्रमोशन पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें आप अपनी लोकल वर्क स्पेस से अपने डॉक्यूमेंट्स या आर्टिफैक्ट्स को प्रमोट करते हैं मास्टर डायरेक्टरी में या सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में। और रिलीज पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी जब आप अपनी मास्टर डायरेक्टरी या सेंट्रलाइज रिपोजिटरी से सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में लेकर जाते हैं। सो एग्जाम्पल्स इनकी क्या क्या हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया। सपोज हम कहते हैं कि जब तक एक डेवलपर अपने कोड को विदाउट एरर्स कंपाइल नहीं कर लेता, तब तक वो उसको प्रमोट नहीं कर सकता मास्टर डायरेक्टरी में। सो दैट कैन बी वन एग्जांपल ऑफ योर प्रमोशन पॉलिसी और प्रमोट पॉलिसी। इसी तरह रिलीज पॉलिसी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बेसलाइन आप एक्सटर्नली अपने यूजर्स के लिए, जेनेरिक यूजर्स के लिए
उसको रिलीज नहीं कर सकते जब तक एटलीस्ट 500% से आप उसको टेस्ट ना करवा लें बीटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर. सो दैट कैन बी वन एग्जांपल ऑफ अ रिलीज पॉलिसी. तो मल्टीपल टाइप की रिलीज या प्रमोशन पॉलिसीज हो सकती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं बिफोर आप कह लें मूविंग योर डॉक्यूमेंट्स टू करस्पॉन्डिंग डायरेक्टरीज. उसके बाद नेक्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, द फिफ्थ टास्क, फोर्थ टास्क. और जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, सॉरी ऑडिट है, उसके अंदर आप डिफरेंट पॉसिबल टाइप के जो टास्क क्वेश्चंस हैं वो आस्क करते हैं. फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर में जो भी चेंज आपने स्पेसिफाई की थी वो क्या वाकई आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप रिफ्लेक्ट होके आ रही है. दैट मीन्स कि आपने वो चेंज इंप्लीमेंट कर दी है. इस चीज़ को वेरीफाई करना. जो भी आपके स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको आपने अडॉप्ट किया, उनको आपने फॉलो किया जब आपने इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम के अंदर आपने चेंजेस को हाईलाइट किया कि नहीं किया. चेंज डेट और ऑथर को स्पेसिफाई किया कि नहीं किया. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स जो भी एसोसिएटेड हैं, चेंज को नोट करने से रेलिवेंट, रिकॉर्ड करने से रेलिवेंट, रिपोर्ट करने से रेलिवेंट, आपने उनको अडॉप्ट किया कि नहीं किया. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ
सर एक्सक्यूज मी। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही और इधर से डिस्कनेक्ट हो गया, क्या मसला है सर? सर नहीं, आई थिंक सर का नेट चला गया। अच्छा ठीक। अच्छा मुझे लगता है सर के क्या नेट था? का इशू। बस सर से को छुट्टी कराएं सर। सर से कोई नहीं, काफी है। मैं सर से बात करता हूँ, सर को कॉल करने लगूँ। अच्छा हमजा ठीक। काइंडली वो असाइनमेंट्स का अगर बता दे तो कौन सा लेक्चर अभी चल रहा है? असाइनमेंट अभी दूसरी Lecture जमा seven। करानी है ना, ये लेक्चर 7 है। अच्छा फिर मिड कब होगा? मिड 8वें के बाद इंशाल्लाह नवंबर के लास्ट वीक में। अच्छा ठीक। हाँ सही है, थैंक यू। बिल्कुल। देखना भी है, सो कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट पे हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, अ सेट ऑफ सम क्वेश्चंस जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से रेलेवेंट जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लाइक जिस हमने बात की थी कि जो भी चेंजेस ईसीयू के अंदर मेंशन्ड हैं वो इम्प्लीमेंट करेक्ट वे में की गई कि नहीं की गई, प्रैक्टिसेस को, स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया कि नहीं किया गया, चेंजेस को हाईलाइट किया गया कि नहीं किया गया सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम में, चेंज ऑथर, चेंज की डेट को स्पेसिफाई किया गया कि नहीं किया गया, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से एसोसिएटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं चेंज को नोट करने के, रिकॉर्ड करने के, रिपोर्ट करने के, वो फॉलो किए गए कि नहीं किए गए। तमाम के तमाम रिलेटेड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स जो कि उस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आइटम से एसोसिएटेड थे उसको अपडेट किया गया कि नहीं किया गया। सो दीज आर द थिंग्स जो कि कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के अंदर हम वेरीफाई करते हैं। उसके बाद लास्ट जो टास्क है दैट इज एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग। दिस इज समथिंग जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मिंग द स्टेक होल्डर्स। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एक ऐसा टास्क है जो आपको चंद सवालों के जवाब देती है। फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंड, दैट मीन्स कि क्या चेंज आया, किसने किया, हु डिड इट, व्हेन डिड इट हैपन, टाइम, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको ये पता हो कि इस टाइम के ऊपर ये चीज़ अपडेट हुई है तो आप अपनी वर्क स्पेस को भी, वर्किंग कॉपी को भी अपडेट कर लें। व्हाट एल्स विल बी अफेक्टेड, इस चेंज से एसोसिएटेड और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अफेक्टेड हैं या अफेक्टेड हो सकते हैं। सो जब जब भी आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, उसको कोई अपडेटेड आइडेंटिफिकेशन मिलती है, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस जो रिपोर्टिंग है वो जनरेट की जाती है। जब जब भी आपका जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है वो कोई चेंज को अप्रूव करता है तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग जनरेट की जाती है टू इन्फॉर्म ऑल द स्टेक होल्डर। जब जब भी आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट कंडक्ट किया जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। सो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग है वो थ्रू आउट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में रेगुलरली जनरेट की जाती है, जस्ट टू मेक श्योर कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को आप इन्फॉर्म किए रखें, आइडेंटिफाई किए रखें, बताए रखें कि हर स्टेज के ऊपर क्या क्या चेंजेस हैं जो कि इवॉल्व हो रही हैं, और ताकि वो अपनी अपनी जो भी वर्किंग कॉपीज़ हैं उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अपडेट कर सके। और ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि
आपके जो भी वर्कर्स हैं, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको भी ऑब्वियसली सपोर्ट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है इस मैकेनिज्म के थ्रू. सो दिस इज you can say the scope of your configuration status report. So these are the references which are part of today's lecture. Now you can ask questions. Excuse me, sir. जी.